हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम टैट का साइकोलॉजी का 5वां पार्ट कर रहे हैं और ये जो साइकोलॉजी का सेक्शन है वो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, उत्तर बाल्यावस्था को और किस नाम से जाना जाता है? जो उत्तर बाल्यावस्था है, जो लेटर चाइल्डहुड है लेकिन जो लेटर चाइल्डहुड है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो ये है गिरोहा अवस्था। लेटर चाइल्डहुड को और किस नाम से जाना जाता है? गिरोहा अवस्था से। क्यों जाना जाता है गिरोहा अवस्था? अब इस चीज़ को याद रखने के लिए आपने गिरोहा अवस्था मतलब गैंग, जब बच्चे बाल्यावस्था चाइल्डहुड से थोड़े से बड़े लगते हैं उन्हें, तो क्या लगते हैं करने? अपने फ्रेंड्स के साथ क्या लग पड़ते हैं करने? गैंग, एक समूह बनाते हैं और गैंग बन जाते हैं, मतलब गैंग के रूप में इकट्ठे होने लग पड़ते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था को इस तरह से याद रखना कि गिरोहा अवस्था मतलब गैंग की अवस्था है, तो इसको गिरोहावस्था भी बोला जाता है उत्तर बाल्यावस्था को। प्रश्न दूसरा है, मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया है? तो मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन की जो परिभाषा या शब्द दिया है कि मेंटल हाइजीन को उसके बाद यूज़ करने लग पड़े, तो ये जो मेंटल हाइजीन का शब्द है वो किसने दिया है? तो विलियम स्विट्सर ने। जो विलियम स्विट्सर है उसने मेंटल हाइजीन को शब्द को दिया है। प्रश्न 3 है, पराहम सुपर ईगो इदम आईडी का पूर्ण विपरीत है, क्या यह सही है? बोला कि क्या पराहम, पराहम मतलब सुपर ईगो, इदम आईडी का पूर्ण विपरीत है। आईडी जो है किसी व्यक्ति का आईडी है मतलब अस्तित्व है, और जो पराहम है, पराहम मतलब सुपर ईगो है। तो अस्तित्व में जब सुपर ईगो आ जाती है तो ये दोनों क्या हैं? विपरीत हैं। तो ये बोला है कि क्या व्यक्तित्व में, इदम में, आईडी में जब सुपर ईगो होती है तो या क्या ये दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं? तो क्या यह बात सही है? तो उत्तर है सत्य। इदम और आईडी जो है, पराहम, पराहम सुपर ईगो और आईडी जो है दोनों विपरीत हैं और ये बात सत्य है। अगला है, फोर्थ क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? प्याजे ने बोला है कि अहम केंद्रित क्या है? अहम केंद्रित का मतलब ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक क्या है? अहम केंद्रित में क्या है? प्याजे ने बोला है, प्याजे के अनुसार जो अहम केंद्रित है ईगो सेंट्रिक है। ईगो सेंट्रिक मतलब उसके ऊपर ईगो का प्रभाव ज़्यादा है। वो है, उत्तर है बालक विश्व का केंद्र है, हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। जो प्याजे ने ईगो सेंट्रिक का बताया है, ईगो सेंट्रिक की परिभाषा दी है, वो क्या बोला है कि जो बालक है, बच्चा है, वो विश्व का केंद्र है, सारे विश्व का केंद्र है और हर चीज इसके इर्द गिर्द घूमती है। ईगो सेंट्रिक जो उसने, प्याजे ने अपना सिद्धांत दिया है ईगो सेंट्रिक का, अहम केंद्रित। प्रश्न 5 है, प्रश्न 5 है, मानसिक विकास की मूर्त क्रियावस्था में सामान्य किस आयु को शामिल किया जाता है? मानसिक विकास जो मेंटल डेवलपमेंट होती है, तो मेंटल डेवलपमेंट में मूर्त सक्रिय अवस्था को में सामान्य किस आयु को? मूर्त, जब बच्चा मेंटल जो उसकी डेवलपमेंट हो रही है और वो किसी चीज़ को मूर्त रूप में देख रहा है, तो उस अवस्था को कौन सी अवस्था में शामिल, उसकी जो एज है, तो बच्चे की एज है तो कौन सी अवस्था को शामिल किया गया है? लगभग 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा है वो, उसमें जो मेंटल डेवलपमेंट होती है वो एक फिगर मूर्त सक्रिय अवस्था होती है, मतलब वो एक पिक्चर लग पड़ता है अपने माइंड में बनाने, पूरी पिक्चर बना लेता है 7 से 11 वर्ष का बच्चा जो है मेंटल डेवलपमेंट में। प्रश्न 6 है, कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अध्ययन में सहायक है? अब प्रश्न है कि कौन सी विधि, कौन सी, कुछ बच्चे होते हैं जिनमें कुछ डिसीज़ की प्रॉब्लम होती है, मेंटली रिटार्ड हर चीज़ की होती है, या उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे बच्चों को अगर उन्हें विशेष आवश्यकता है किसी भी हाथ पैर किसी में इसमें, तो उन बच्चों को अगर समझना है, उन बच्चों को अगर समझना है या उन बच्चों की साइकोलॉजी को समझना है, तो कौन सी ऐसी विधि है जो उनको समझने में हमारी हेल्प करेगी? तो उत्तर है केस स्टडी विधि जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को
उनके व्यवहार को अध्ययन करने में सहायक सिद्ध होती है। किसने कहा वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है? ये शब्द किसने कहे हैं कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जो वंशानुक्रम है, हेरिडिटी है, वो व्यक्ति की क्या होती हैं, जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। उसकी जो जन्मजात विशेषताएं उनका पूर्ण योग है। जो उसका वंश है, वंशानुक्रम जो है, उसकी जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो BBN झा ने ये शब्द कहे हैं कि जो व्यक्ति का वंश का जो क्रम चलता है वो उसकी जन्मजात विशेषताओं का, जो उसकी जन्म से विशेषताएं होती हैं, उनका पूर्ण योग होता है। प्रश्न 8 है, कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित है? कौन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित है? विच रिलेटेड टू द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को किस चीज से, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति को किस चीज से मापा जाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से क्या संबंधित है? तो मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, वो मानक विचलन जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित है। प्रश्न 9 है, प्रत्यक्षीकरण के प्रत्यय या अवधारणा को किसने विकसित किया है? अब प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन मतलब प्रत्यक्षीकरण। ये पिछले वीडियो में भी मैंने प्रत्यक्षीकरण का एक क्वेश्चन डाला था, तो उसमें प्रत्यक्षीकरण को मैंने काफ़ी क्लियर किया था। तो प्रत्यक्षीकरण का मतलब परसेप्शन, जो हम कोई चीज़ देखते हैं और उसको परसीव करते हैं, वो है प्रत्यक्षीकरण। तो प्रत्यक्षीकरण के प्रत्यय अवधारणा को किसने विकसित किया है? अब यहाँ बात आई कि जो प्रत्यक्षीकरण की अवधारणा आई है साइकोलॉजी में, उसको किसने दिया है? तो प्रत्यक्षीकरण की जो अवधारणा आई है इसमें साइकोलॉजी में, उसको बर्दिमर ने दिया है। आगे प्रश्न 10 है, व्यवहार निम्न में से किस व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है? अब व्यवहार जो है, हमारा व्यवहार जो है वो किस बात पर अत्यधिक बल देता है साइकोलॉजी में? तो वो साइकोलॉजी में जो व्यवहार है वो दोनों आंतरिक और बाह्य व्यवहार पर बल देता है। प्रश्न 11 है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है वो हल के द्वारा दी गई थी। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है वो हल के द्वारा दी गई थी। बुद्धि आसपास समायोजन की योग्यता है, किसने कहा है? ये किसी ने शब्द कहे हैं कि बुद्धि जो है आसपास जो होता है समायोजन की योग्यता है। बुद्धि जो है आसपास जो हमारी चीजें होती है उनको समायोजन, उनको एक योजन करती है, उन चीजों का जो इंसिडेंट्स है कुछ भी है उनका समायोजन करती है। तो जो समायोजन की योग्यता जो है वो बुद्धि है। बुद्धि आसपास समायोजन की योग्यता है। तो बोला कि ये शब्द किसने कहे हैं? तो ये शब्द जो हैं जीन पियाजे ने कहे हैं। अब आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? अब आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान का जो जनक है विलियम जेम्स है। आधुनिक मनोविज्ञान का जो जनक है वो जेम्स है। और पिछले वीडियो में क्वेश्चन भी डाला था मैंने कि आधुनिक मनोविज्ञान किस चीज़ से रिलेटेड है? जो आधुनिक मनोविज्ञान है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? इसकी अवधारणा, आधुनिक मनोविज्ञान की धारणा तो विलियम जेम्स ने दी, लेकिन जो आधुनिक मनोविज्ञान है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? स्टडी ऑफ बिहेवियर। आधुनिक मनोविज्ञान को स्टडी ऑफ बिहेवियर से जोड़ा जाता है, व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित है आधुनिक मनोविज्ञान। 14 है, संबंधवाद का सिद्धांत किस वर्ष दिया गया? अब ये संबंधवाद का एक सिद्धांत आया, तो ये जो संबंधवाद का सिद्धांत दिया था किस वर्ष दिया गया था पहली बार? तो संबंधवाद का सिद्धांत जो पहली बार 1913 में दिया गया था। प्रश्न 15 है, बुद्धि लब्धि IQ के सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? हमने पीछे बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र किया था कि कैसे बुद्धि लब्धि या IQ को मापा जाता है, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है उसका प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है उसका प्रथम बार प्रयोग 1916 में किया गया था। और प्रश्न 16 है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960 नामक पुस्तक किसने द्वारा लिखी गई है? द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, जो प्रोसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन का प्रोसेस होता है 1960 में लिखी है ये पुस्तक।
द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का प्रोसेस जो होता है, वो पुस्तक किसने लिखी है? तो वो पुस्तक लिखी है ब्रूनर ने, ब्रूनर ने लिखी है ये पुस्तक। प्रश्न 17 है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षण तथा अधिगम के बारे में बात की जाती है, किसकी परिभाषा है? अब ये परिभाषा फिर से आई है कि शिक्षा मनोविज्ञान की, शिक्षा जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षण तथा अधिगम के बारे में बात की जाती है, किसकी परिभाषा? शिक्षण मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षण, शिक्षण मतलब एजुकेशन, और अधिगम लर्निंग के बारे में बात की जाती है। यह किसने कहा है? तो ये जो बोला है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षण और अधिगम के बारे में बात की जाती है, मतलब टीचिंग और लर्निंग के बारे में बात की जाती है। तो ये किसने कहा कि टीचिंग और लर्निंग में के बारे में बात की जाती है? साइकोलॉजी में। तो ये परिभाषा जो है स्किनर की है। प्रश्न 18 है, प्रश्न 18 है, बिहेवियर ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, मतलब प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर के पुस्तक के लेखक हैं हल। तो हल ने प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर लिखी है। 19 है, काल्पनिक नेता कौन होता है? अब प्रश्न है कि काल्पनिक नेता कौन होता है, कौन ऐसा काल्पनिक नेता है जिसने ये गुण होना चाहिए? तो वो काल्पनिक नेता होता है वह जो दीर्घ अवधि दृष्टिकोण रखता हो। ऐसा व्यक्ति जो दीर्घ दृष्टिकोण रखता हो, ऐसा व्यक्ति जो दीर्घ दृष्टिकोण रखता हो, आने वाले समय में उसके नेता होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो दीर्घकालीन एक स्ट्रैटेजी बनाएगा कि ये आने वाले समय में ये चीज़ होगी, तो आने वाले, अगर उसको ज्ञान होगा कि आने वाले समय में ये चीज़ होगी तो मुझे इसके अनुसार व्यवहार करना है, तो आने वाले समय में उसके नेता होने की संभावना बढ़ जाती है, नेतृत्व की भावना बढ़ जाती है उसकी, तो संभावना बढ़ जाएगी। अगर उसको पता है कि आने वाले में ये राजनीति में या किसी भी इसमें सोशल में ये चेंज आएगा, तो मुझे इसके तरह व्यवहार करना है, तो उसकी जो दीर्घकालीन, दीर्घ अवधि दृष्टिकोण होगा वो उसको नेता बनने में सहायक होगा। प्रश्न 20 है, व्यक्ति का महत्वपूर्ण पक्ष किस रूप में जाना जाता है? व्यक्तित्व, व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी होती है आदमी की, उसको मेन हम किस रूप में जानते हैं? तो वो होती है आईडी। हम स्पेशली ऐसे शब्दों में बोल देते हैं कि तेरी आईडी क्या है। तो जो उसकी आईडी होती है, व्यक्तित्व आईडी में, हमारी आईडी में हमारा आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये चीज़ें शामिल होती हैं। तो व्यक्तित्व है किसी की पर्सनैलिटी, और हमारी पर्सनैलिटी का जो महत्वपूर्ण पक्ष होगा वो होगी हमारी आईडी। तो आईडी में मैंने बताया आपको कि आधार कार्ड, ये चीज़ें तभी आती हैं कि अपना आईडी प्रूफ दो, अपनी पर्सनैलिटी का प्रूफ दो। प्रश्न 21 है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अब साइकोलॉजी, हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये पता तो होना चाहिए कि साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? किसने किया था मनोविज्ञान में शब्द का प्रयोग? तो रुडोल्फ गालकॉय जो है, रुडोल्फ गालकॉय जो है, उसने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अब ये भी प्रश्न उठता है कि साइकोलॉजी बनी किस चीज़ से है, कौन से शब्दों से बनी है साइकोलॉजी? तो प्रश्न 22 जो है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई है साइकी प्लस लोगोस, ये जो है यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है साइकोलॉजी। प्रश्न 23 है, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक थे। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन थे? तो अल्बर्ट बंडूरा जो थे संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक थे। प्रश्न 24 है, मनोविज्ञान के व्यवहारवाद सिद्धांत के जनक कौन? मनोविज्ञान के व्यवहारवाद सिद्धांत के जनक कौन? तो मनोविज्ञान, पहले प्रश्न पूछा था मैंने, पीछे प्रश्न पहले भी पूछा है पिछले वीडियो में, तो सीधा मैंने डाला था व्यवहारवाद सिद्धांत के जनक, तो वो जेबी बाटसन थे। लेकिन व्यवहारवाद जो का सिद्धांत जो दिया है वह किस में दिया है? मनोविज्ञान में दिया है। तो प्रश्न एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, मनोविज्ञान के व्यवहारवाद सिद्धांत के जनक कौन? तो भूलना नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान में ही जेबी बाटसन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान के व्यवहारवाद सिद्धांत के जनक कौन है, या प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्यवहारवाद सिद्धांत के
जनक कौन है? तो उत्तर एक ही होगा। समझना है क्वेश्चन को, गलत करके नहीं आना है कोई भी क्वेश्चन। प्रश्न 25 है, व्यक्तित्व मापन की प्रमुख अपेक्षित विधि कौन सी है? व्यक्तित्व मापन की प्रमुख अपेक्षित विधि कौन सी नहीं है? तो व्यक्तित्व मापने की कौन सी जो विधि है अपेक्षित विधि नहीं है? तो संरचनात्मक मूल्यांकन जो है, संरचनात्मक मूल्यांकन जो है वो व्यक्तित्व के, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापने में हेल्प नहीं करता है। संरचनात्मक मूल्यांकन जो है, अगर किसी पर्सनालिटी टेस्ट हो रहा है, सपोज करो कहीं पर्सनालिटी टेस्ट हो रहा है, तो उसमें जो उसकी पर्सनालिटी को जज किया जाएगा, किसी भी कैंडिडेट की पर्सनालिटी को जज किया जाएगा, तो संरचनात्मक मूल्यांकन विधि के आधार पर नहीं किया जाएगा उसको, बल्कि उसको अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, व्यक्तित्व मापन की अपेक्षित विधियां हैं। बल्कि जो अनुसूची के अनुसार, प्रश्नावली के अनुसार, साक्षात के अनुसार उसके व्यक्तित्व का, कैंडिडेट के व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा। अब प्रश्न 26 है, व्यक्तित्व के दो खंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अब बोला कि अब प्रश्न ये आ रहा है कि व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के दो भाग होते हैं, दो खंड होते हैं, तो ये किसने दिया है सिद्धांत कि व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, किसी की पर्सनालिटी जो होती है उसके दो खंड होते हैं, दो भाग होते हैं, तो ये किसने दिया है? तो ये जो दिया है स्पीयरमैन ने दिया है कि पर्सनालिटी के दो भाग होते हैं, दो खंड होते हैं। अच्छा, ये आ गया डिस्ग्राफिया। प्रश्न 27 है, डिस्ग्राफिया जो अधिगम अक्षमता है व्यक्ति की क्या प्रभावित करता है? अब ये आ गया डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया से ही पता चल रहा है ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? डिस्ग्राफ हम किसी चीज पे ऐसे हाथ से करते हैं, ग्राफ करते हैं किसी चीज का, तो डिस्ग्राफिया का संबंध जो है हस्तलेखन से है। हस्तलेखन से डिस्ग्राफिया का, इसको याद रखना है कि डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? ग्राफ जब हम करते हैं, लिखते हैं हम किसी चीज पे, जब हम कुछ ग्राफ करते हैं, तो किसी चीज से हम जब कोई चीज लिखते हैं तो उसका नहीं कर पाना, कर नहीं पाना, वो ग्राफ नहीं कर पाना, वो हो गई डिस्ग्राफिया, मतलब हस्तलेखन। और ये है डिजीज है, ये अधिगम अक्षमता है, लर्निंग डिसएबिलिटी है, ये अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसएबिलिटी है हस्तलेखन, और ये डिस्ग्राफिया से, ग्राफ करने से संबंधित है। मतलब ऐसा जो जिसको ये डिस्ग्राफिया का डिजीज होगा वो ग्राफ नहीं कर पाएगा, वो लिख नहीं पाएगा, हस्तलेखन, हाथ से लिख करने वाला। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।